नमस्कार, आप सभी का उद्यमिता नामक इस मूक प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस उद्यमिता नामक कार्यक्रम में आपके लिए एक विशेष सत्र लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ आज हैं श्री अनिल गुप्ता जी। आप बैंकिंग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ रहे हैं। आज आप हमसे इस परिचर्चा में बहुत सी बातों पे डिस्कशन करेंगे और ये बताएँगे कि वर्तमान में जो बैंकिंग है, उसका स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में क्या रोल है और कैसे स्टार्टअप्स जो हैं बैंकिंग सेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए और उनके लिए क्या-क्या सुविधाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में और मैं मान के चलती हूँ कि आपसे जो भी परिचर्चा होगी या जो भी आज हम डिस्कशन करेंगे, जो डिलिब्रेशंस होंगे, उससे हमारे जो संभावित उद्यमी हैं और जो वर्तमान उद्यमी हैं, जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ज़रूर, ज़रूर। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वर्तमान में जो बैंकिंग सेक्टर है, उसका रोल आप कैसे देखते हैं? उसकी क्या भूमिका है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में? बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में आप समझ लीजिए कि हर चीज़ की जड़ है, रूट है वो। हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितना भी बिजनेस है, जो भी कुछ है, बिना बैंकिंग के संभव है ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 30 सालों में बैंकिंग ने जिस तरीके से एक्सपांशन हुआ है, पहले आप समझ लीजिए कि लोग बैंक जा नहीं पाते थे, जानते नहीं थे बैंकिंग के बारे में कि क्या है। बहुत लिमिटेड लोगों के पास बैंकिंग सुविधा थी, बहुत लिमिटेड लोग ही बैंक का उपयोग करते थे। आम जनता समझती नहीं थी कि बैंक क्या है। लोगों को डर लगता था बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ने में कि किससे बात करें, क्या बात करें, कैसे हो। लोगों के दिमाग में प्लान्स रहते थे बहुत सारे कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं था कि कैसे हम आगे बढ़ें, क्या करें, कैसे हम अपना लाइवलीहुड आगे करें, बढ़ाएं, कैसे हमको लोन मिल जाए तो हम कोई नया काम शुरू करें। लोग जानते नहीं थे पहले। जब गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि सबसे पहले अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है इस देश का, वो लोगों को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें बैंकिंग को इतना डोर टू डोर फैलाना पड़ेगा, इतना इजी बनाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को बैंकिंग के बारे में समझ आ जाए। मैक्सिमम लोगों के बैंकों में अकाउंट खुल जाएं। जब अकाउंट खुलेंगे तो वो थोड़े से फैमिलियर होंगे बैंक के बारे में। फिर उनकी धीरे धीरे उनकी जो झिझक है वो दूर होगी। फिर उनके जो प्लान्स हैं वो डिस्कस करेंगे आपस में। बैंक में बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए ये बताया गया कि आप मैक्सिमम लोगों को मोबिलाइज़ कीजिए, उनको बढ़िया कस्टमर सर्विस दीजिए, उनको बताइए कि हम बैठे हैं आपके लिए यहाँ पे। आप केवल ये बताओ कि आप चाहते क्या हो, आपको क्या करना है, आपको कौन सा बिजनेस करना है, आप बताइए, हम बैठे हुए हैं। मतलब और उसको इजी बनाओ। ये पूरी प्लानिंग हुई, नियोजन हुआ इतने सालों में। और ये शुरुआत हुई जैसे उदारीकरण शुरू हुआ 90s में, जब ग्लोबल मार्केट आई, सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड की सारे देशों में मूव करना शुरू की। भारतीय कंपनियां विदेश गई, विदेशों की कंपनियां भारत आई। यहाँ पर ओपन मार्केट हुआ, लोगों को समझ में आया कि क्या क्या सर्विसेज हमें मिल सकती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ये शुरुआत हुई। जैसी शुरुआत हुई तो लोगों के मन में आया, यहाँ के लोगों के, कि हम भी तो कर सकते हैं सब। 90s में स्टार्टअप शब्द इतना प्रचलित नहीं था जो अभी इन 10-15 सालों में हुआ। क्योंकि स्टार्टअप में ऐसे ऐसे स्टार्टअप आए जब लोगों को मालूम पड़े कि सोशल मीडिया आया, फेसबुक आई, या अपने व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया। उससे स्टार्टअप का लोगों का एक नया कंसेप्ट मालूम पड़ा लोगों को कि कैसे हम कौन सा काम कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम किसी आम जनता तक पहुंच सकते हैं। नए नए ऐप बने। अब आप पेटीएम को क्या समझते हैं आप? पेटीएम, ओयो और ये ब्लिंकिट जो है, वो तो 4 साल में ये $1 बिलियन पहुंच गया, बताइए। और इसके अलावा जोमेटो है। तमाम स्टार्टअप, ये सब स्टार्टअप ही हैं। शुरुआत हुई थी इनकी बिल्कुल 2-2 4-4 लड़कों ने प्लान किया था केवल। अब अपन आते हैं उस बात पे कि स्टार्टअप में बैंकिंग क्या कर सकता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बैंक बेस है। बैंक यही बोलता है आपसे कि आप तो अपना प्लान बनाइए,
क्या चाहते हैं आप? क्या आपका ब्लूप्रिंट है? क्या आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है? क्या आपका एक्सपीरियंस है? अगर है तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? नहीं भी है तो हम आपको हर प्रकार की सर्विसेज देंगे। बैंक आपको काउंसलिंग करता है, बैंक आपको एक्सपर्ट लोगों की टीम देता है। तमाम डिपार्टमेंट खोले हुए हैं बैंक ने। छोटे शहरों में आप देखिए ना, जिला उद्योग कार्यालय क्या है, DIC। आपको जरा सा अपना बताना भर है कि हम ये चाहते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट बताएंगे, प्रोजेक्ट बना के वो आपको बैंक में भेज देंगे आपके प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा बताया सर आपने। आगे हमारे लर्नर्स ये आपसे जानना चाहेंगे कि किसी स्टार्टअप के लिए उसका शुरुआती चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उस शुरुआती चरण में बैंक एक स्टार्टअप को क्या-क्या सुविधाएं या सहायता प्रदान कर सकते हैं? कोई भी स्टार्टअप आप शुरू करेंगे, आप बैंक में जब जाएंगे तो आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको बताएंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं। बैंक उसको देखेगा कितना वाइबल है, और बैंक आपको असेसमेंट करेगा बैंक। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत आजकल ये आती है कि स्टार्टअप में कि आपकी खुद की पूंजी कितनी है, कैपिटल क्या लगा रहे हो, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। अगर कोई बड़ा स्टार्टअप है तो, छोटा है तो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम है, गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स है जिसके हिसाब से आप लोन लेके छोटे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बैंक आपको लोन देगा, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देगा, आपको डिजिटल सर्विसेज भी देगा, आपको दूसरे तरीके भी हेल्प करेगा, आपके हिसाब से बताएगा, आपको गाइड भी करेगा कि कैसे करना है। और कोई भी स्टार्टअप आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके लिए बैंक है। और गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है इस समय, बैंक इतने एग्रेसिव हैं, वो बैंक कह रहे हैं कि आप आइए तो हमारे पास। मैं आपको लोगों को बता दूं ये बात कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बैंकिंग से हेल्प लेना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है, उनको झिझक होती है कि हम कैसे बैंक जाएं। तो भैया हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप बैंक आइए, आपका बैंक है, बैंक आपके लिए ही खुला है। आप बैंक आइए, आप सीधे मैनेजर की केबिन में जाइए, उनसे बताइए अपनी प्रॉब्लम, दे विल हेल्प यू। इसके अलावा आज की तारीख में बैंक की वेबसाइट हैं, आप उनको विजिट करो, उसको विजिट करके उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जिससे आपको बात करना है। तो आपको स्टार्टअप कोई भी करना है, आप बैंक आइए, तुरंत आइए, आपको बैंक तुरंत लोन देगा, एकदम लोन मिलेगा। आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो मिलेगी, आपको एडवाइस चाहिए वो भी मिलेगी, आपको सर्विस सेक्टर में करना है तो भी हेल्प मिलेगी, आपको कैपिटल यूज़ करना है तो भी मिलेगी, आपको कोई क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वाला काम करना है, हर प्रकार की आपको सुविधा बैंक से मिलेगी। इतनी संस्थाएं हैं आज की तारीख में बैंक के अलावा भी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का जो फाइनेंस है स्टार्टअप वालों के लिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एवर। और इंडिया में तो ख़ास तौर से इस समय स्टार्टअप की बाढ़ आई हुई है। 10,000 स्टार्टअप अभी शुरू हैं बहुत जल्दी, और कितने स्टार्टअप अपने $1 बिलियन में पहुंच गए, यूनिकॉर्न में पहुंच गए, इतने जल्दी पहुंच गए, ओनली बिकॉज ऑफ बैंक। दे स्टार्टेड विथ वेरी लिमिटेड अमाउंट, बहुत छोटे से लोग से शुरू किया। आपने पढ़ा होगा कि 2 लड़के 3 लड़के थे, एक IIT वाला था, एक कोई नॉर्मल था, कोई वो था, उनने आपस में प्लान किया कि अपन कुछ ऐसा करें, ऐसा कर लें, एंड दे स्टार्टेड। उनने स्टार्टअप किया, बैंक में गए, बैंक ने उनको हेल्प की, उनको सर्विसेज मिली, वो आगे बढ़ गए, आज वो यूनिकॉर्न में पहुंच गए। उनको देख के दूसरे लोग इंस्पायर हुए, तो एक ट्रेंड बन गया है इस समय। तो बैंक एक समझ लीजिए कि एक जड़ है बैंक, और उसके चारों तरफ जो पेड़ बना हुआ है वो स्टार्टअप का है। आप तो आइए अपनी प्लान लेके। बहुत बढ़िया सर। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि बैंक में आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोज़ल लेके जाइए, अपनी व्यवसायिक योजना लेके जाइए, बैंक आपके जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सर कौन-कौन सी वित्तीय सहायताएँ बैंक प्रदान करता है?
जैसे आप बोलते हैं कि माइक्रो क्रेडिट हो गया छोटे उद्यमों के लिए, या जो मझोले उद्योग होते हैं उनके लिए लोन हो गया, और बड़ा उद्योग है तो और बड़ा लोन। तो बराबर। कौन-कौन सी वित्तीय सहायताएँ और जो बैंक हैं वो स्टार्टअप्स को या अन्य उद्यमों को प्रोवाइड करते हैं सर? उस पे थोड़ा-सा भाई जानना बैंक ने चाहेंगे। आजकल बैंक एमएसएमई वर्ड पे बहुत ध्यान दे रहा है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, इस पे बैंक बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बैंक ने वर्कआउट कर लिया है, ब्लॉक्स बना लिए हैं कि छोटा व्यक्ति जिसको बहुत कम पैसे में जिसका काम शुरू हो जाएगा, उसको कितना पैसा चाहिए, 50,000 से लेके 20 लाख रुपए तक चाहिए, उसको अलग क्लासिफाई कर दिया बैंक ने, ताकि उसको दिक्कत ना हो, वो भीड़ में ना फंस जाए कहीं। इस माइक्रो वाला हो गया, उन्हें स्मॉल वाला है। स्मॉल वाले ने कहा साहब हमें 15-20 लाख रुपए से समझ लीजिए 50 लाख रुपए तक लगेगा, 1 करोड़ रुपए लगेगा था, उसको अलग क्लासिफाई कर दिया बैंक ने। उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग तरीके से उनको डील किया जाएगा। उनको दे विल बी बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम दोज पीपल। उसके बाद मीडियम में आ जाइए, जो 1 करोड़ से ऊपर जाना है, 5 करोड़ तक जाना है, बड़ा कुछ जानना चाहते हैं, तो एमएसएमई के थ्रू बैंक ने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया लोगों का, केवल इसलिए कि उनको दिक्कत ना हो, उनको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, उनको प्रॉपर सर्विसेज मिलती जाएं। और इसके अलावा बैंक ने क्या किया, सिडबी बनाया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अलग से बनाया। उसने बैंक ने, गवर्नमेंट आरबीआई ने कहा सिडबी को कि तुम्हें एक ही बात पर ध्यान देना है, वो है स्टार्टअप। जितने स्टार्टअप हैं उस पर आपको ध्यान देना है, आपको किसको क्या फाइनेंस करना है, कैसे करना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, आप उसको करिए। क्योंकि बैंक में दूसरी सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, कई बार बैंक ब्रांचेस जो हैं बहुत अटेंड नहीं कर पाते हैं कस्टमर को, तो आप अटेंड करिए। सिडबी उनके हिस्से के हाँ, काम को। फिर कुछ गरीब लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ गारंटी नहीं है, या कुछ कोलेस्ट्रॉल ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई चिंता नहीं, हम आपके लिए भी ध्यान देंगे। उनके लिए भी संस्थाएं बनाई हैं बैंक ने, जो एक वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTSME बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि आप केवल, बैंक ये देखेगा, उनसे बताएगा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट वालों को कि साहब ये व्यक्ति जो है काम करना चाहता है, इसकी विलिंग है, और वायबल भी लगता है हमको, ये ऑनेस्ट भी लगता है काम करने वाला, लेकिन इसके पास कुछ है नहीं, हाँ, जिसके पास कोलेटरल कुछ है नहीं, और ऑफर हमें करने ये के लिए। डर लग रहा है कि हमारा पैसा फंस ना जाए। पैसा फंस ना जाए जी। तो वो जो क्रेडिट ट्रस्ट है, हाँ। CGT, वो कहता है डोंट वरी, आप दो उसको पैसे, आप उसको पैसे दीजिए, उसको स्टैंड कीजिए, उसको खड़ा कीजिए, उसका एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट फीस के रूप में आप हमारी संस्था को भेज दीजिए। अच्छा। इन केस कि वो लोन खराब हो गया, या वो नहीं चुका पाया, या कुछ ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो गई कि वो मजबूर हो गया, डोंट वरी, वी विल रियम्बर्स यू, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इतनी सुविधाएं दे दी हैं बैंक में हर प्रकार से। आप मतलब बैंक इस समय में आपको नट सेल में ये कहूँ कि बैंक ये कह रहा है कि हम अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप प्लान करिए और आइए हमारे पास, आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए हम दे रहे, आपको दूसरी सर्विस चाहिए हम दे रहे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हम देंगे, आपको स्पेशल सर्विस चाहिए वो भी हम देंगे, आपको एडवाइस चाहिए वो भी हम देंगे। ये तो बेस्ट इस समय समझ लीजिए कि नए बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि नौकरी की तरफ मत भागिए आप, इतनी नौकरी है भी नहीं हिंदुस्तान में जी। 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, कितने जनरेट होगी नौकरी? मैक्सिमम एक जॉब होंगे 10 करोड़, उससे ज़्यादा क्या होगा, 20 करोड़ होंगे। व्हाट अबाउट अदर्स? एग्जैक्टली सर। तो बैंक इसलिए तो है, गवर्नमेंट बोलती बैंक से कि भैया आप अपने पैरों में खड़े हो, आप अपना काम करो। आप सोचिए, अभी ये जो अभी एक छोटी सी बात मैं सब्जेक्ट से हटके बोल रहा हूँ आपको, यूपीआई क्या है जी। यूपीआई से आम जनता को कितना फायदा हुआ है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
आप सोचिए, आप चाट खाने जाते हैं, समोसा खाने जाते हैं, और आप 20 रुपये का पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं बिल्कुल, अपने मोबाइल से। 10 रुपये की चाय का पेमेंट आप कर ईज देते ऑफ हैं। पेमेंट आया है अभी उससे। तक क्या था? जी, अभी तक क्या था? सारी दुकानें थी, चल रही थी, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में थे ही नहीं वो लोग। बिल्कुल, किसी को पता ही नहीं था कि ये लोग भी पैसे कमाते हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, इनके पास क्या पैसा है क्या नहीं है। उनके अकाउंट या तो होते थे या नहीं होते थे, या वो बिल्कुल। अपने घर में रखते थे पैसे। तो यूपीआई से क्या फायदा हुआ? उनके पैसे का रिकॉर्ड भी यूपीआई बैंक से क्या हुआ के कि माध्यम से कैश आया। इनफ्लो हो गया उनका। कैश इनफ्लो, जी जी। आप समझ लीजिए कि आज किसी जगह में कोई अच्छी चाट की दुकान है, उसने यदि 2,000 रुपये की यूपीआई से बिक्री कर ली पर डे, और 2,000 रुपये की कैश में कर ली, तो 2,000 रुपये का जो उसका कैश इनफ्लो बना उसके अकाउंट में जाके, वो एक महीने में 60,000 का हो गया। बिल्कुल सही। एक साल में 7 लाख का हो गया। जस्ट अ मिनट, एक साल में 7 लाख का हो गया। अब वो व्यक्ति, अभी कोई टैक्स पेयर नहीं है, वो उसकी कोई वर्थ भी नहीं है, लेकिन उसके यूपीआई पेमेंट से उसकी जो कैश इनफ्लो हुआ, इन केस ही इज इन नीड ऑफ मनी, उसको लोन चाहिए, कोई स्टार्टअप डालना है या कुछ करना चाहता है नया काम वो, तो बैंक में जाएगा तो बैंक उसका स्टेटमेंट देखता है बिल्कुल, कि यार इसका तो 7 लाख रुपए करीब करीब एक साल में टर्नओवर है, यूपीआई से आ जाता है, यानी इसको हम आराम से 20 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। दे सकते हैं। यानी बैंक को कुछ करना ही नहीं है। जी। सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी, इनफैक्ट हमारे श्रोता भी आपसे ये जानना चाहेंगे। आपने सिडबी का ज़िक्र किया, जिसको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो विशेषकर छोटे उद्योगों के लिए है। तो सर, सिडबी की क्या भूमिका है ऐसे छोटे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में, या सिडबी क्या-क्या सुविधाएँ उनको देती? सिडबी सारी सुविधाएं देती है थ्रू बैंक। अच्छा, यानी आप समझ लो कि सिडबी से आप 50 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस ले सकते हो। सब्सिडी भी है तमाम स्कीमों में। आप 50 करोड़ तक का फाइनेंस ले सकते हो। सिडबी तो बोलता है आपको 50 लाख से लेकर 50 करोड़ तक क्या चाहिए, हम आपको देंगे। मतलब ये बिल्कुल जस्ट लाइक, सिडबी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बैंक, बैंक आईडीबीआई का ही बैंकिंग का है। तो वो ये हमने आपको अभी बताया कि बैंक ने क्लासिफिकेशन इसलिए किया है कि लोगों को इजी हो जाए सब चीज़ जानने में, कि ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, ये सेकंड क्लास का है, ये थर्ड क्लास का है, ये एसी का है, ये सेकंड एसी का है, लोगों को मालूम पड़े। तो उन्होंने अलग अलग संस्थाएं, तो सिडबी को उन्होंने बोला कि आप तो स्टार्टअप पे फोकस करिए, जो भी स्कीम आपके पास आए आप उसको देखिए, उसको प्रोजेक्ट बनाइए, उसको फाइनेंस की बात करिए, आप बैंक को भेज दीजिए। यदि वो हमारी किसी परव्यू में आता है, उसको कोई सब्सिडी मिल सकती है गवर्नमेंट से, रिकमेंड करिए, सब्सिडी विल बी पेड टू हिम। तो सिडबी ये सब काम करता है, छोटे से छोटे बड़े बड़े गवर्नमेंट की जितनी स्कीम हैं, सिडबी के अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो अलग हैं। आप सोच लो कि गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं कि अपन को याद नहीं रहती बैंक वालों को। आजकल इतनी स्कीमें बैंक गवर्नमेंट ने दी हुई हैं कि इस 50,000 रुपये वाले को ये स्कीम है, 2 लाख वाले को ये है, 5 लाख वाले को ये है, 20 लाख वाले को ये है। एक कोई चीफ मिनिस्टर की निकल आई, फिर प्राइम मिनिस्टर की निकल आई, फिर जनरल निकल आई, फिर SC ST OBC के लिए निकल आई, महिला बेनिफिशियरीज की निकल आई। गाँव में देखो आप, SHG बना दी उन्होंने, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 10-11 महिलाओं का ग्रुप बनाया उन्होंने, और कहा कि आपको क्या आता है बताइए। महिला ने कहा हमें बीड़ी बनाना आता है, इसने कहा हमें पापड़ बनाना आता है, हमें बरी बनाना आता है। गांव की महिला जानती है सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा आप इकट्ठे हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ, एक अकाउंट खोलो, हम देते हैं आपको पैसा, आप लघु उद्योग शुरू करो। तो सर, विशेष रूप से सरकार ने जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए कुछ योजनाएं चालू बहुत की हैं, ज़्यादा, जैसे बहुत वहाँ ज़्यादा, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा बहुत सके। ज़्यादा किया है। गाँव में कौन भाई और महिलाएं जो खेती बाड़ी में लगी हुई हैं, छोटे छोटे कामों में लगी हुई हैं, तो किसानों के लिए तो आपको बताया हमने, KCC बना दिया, ट्रैक्टर का लोन दे दिया, हार्वेस्टर का लोन दे दिया, उनके इंश्योरेंस कर दी, उनके फसल की तमाम तरीके की सुविधाएं दे दी, उनको 4 व्हीलर की सुविधा भी दे दी ताकि वो अच्छी तरह रह सकें। वहाँ की महिलाएं फ्री हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा, बैंकों ने सोचा कि आप लोग क्या करती हो, आप लोगों को भी तो बहुत कुछ आता है। तो फिर स्व सहायता समूह बनाए गए, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप।
उन्होंने 11-11 महिलाओं को लिया, एक को उन्होंने हेड बनाया, अकाउंट खोला, वो कहा आप लोग 11 महिलाएं मिलके क्या कर सकती हैं। आप समझिए कि लिज्जत पापड़ का उद्योग जो है ये उसी का हिस्सा है इसी का होना सर। जो महिलाओं ने शुरू किया था। ये वही कंसेप्ट था, उसी हिसाब से शुरू किया था उन्होंने ये। तो ये गांव के लिए तो बैंकिंग सेक्टर गांव के लिए तो बिल्कुल कृत संकल्प है। आप सोचिए बैंकिंग ने क्या क्या किया। बैंकिंग ने इतना एक्सपेंशन किया है, आज हर 25-30 किलोमीटर पे गांव में बैंक की ब्रांच है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हुआ नहीं करती थी, पहले 50-50 100 किलोमीटर तक ब्रांच ही नहीं होती थी बैंक की, गांव वाले जानते ही नहीं थे बैंक। अब हर गांव में ब्रांच है, एक एक ने 2-2 ब्रांच हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आरआर भी खोले, रीजनल रूरल बैंक खोले कि भैया तुम लोग बिल्कुल रिमोट एरिया में जाओ, जहां 50 लोग भी गांव में रहते हैं, उनके पास भी बैंकिंग सुविधा लेके जाओ, उनकी हेल्प करो। तो आप तो ये मान के चलिए कि हमारे रूरल सेक्टर में बैंक की स्कीमें तो इतनी बढ़िया हैं कि आप बैंक वालों, रूरल वालों से आप पूछेंगे तो वो खुद कहेंगे कि भैया हमारा अकाउंट बैंक में है, हम अपने पैसे वहीं जमा करते हैं। आजकल की महिलाएं बोलती हैं हमने 200 रुपये बचा लिए तो 200 जमा कराए यहाँ जाके। ये कितनी अच्छी बैंकिंग प्रैक्टिस है जो शुरू हो गई उनके अंदर कल्टीवेट हो गई वो सारी चीज़। यानी उद्यमिता अब सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, वो गांव तक भी उसकी पहुंच हो चुकी है। सर आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आती है स्टार्टअप के लिए जब फंडिंग लेने जाते हैं हमारे युवा या जो उद्यमी हैं, पेपर वर्क क्या क्या होना चाहिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लेके जाने चाहिए बैंक के पास, जिससे उनको वित्तीय सुविधा आसानी से मिल पाए और उसमें उनको किसी परेशानी का ना सामना करना पड़े। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत बेसिक प्रश्न है ये, बहुत अच्छा बात पूछा आपने। हम सोच रहे थे कि आप कोई बताएं। हम कोई भी बैंक जब जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होना ही चाहिए। आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी की इतनी आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। यदि आपने कोई वेंचर डालना चाह रहे हैं तो उसका आपने गुमास्ता बनवाया है कि नहीं, आपने जीएसटी लिया है कि नहीं, ये सब, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है कि नहीं, आप पर कोई ऐसा क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये जनरल बातें जो हर व्यक्ति में उसको हैं। उसके बाद आप स्टार्टअप के लिए जब जा रहे हैं तो नेचुरली आप कुछ पेपर वर्क भी करेंगे। आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, बैंक जाएंगे तो बैंक आपसे ये सब डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आप दिखाइए, वो सब डॉक्यूमेंट देखेगा। फिर बैंक आपसे ये पूछेगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है आपके पास, यानी हम आपको जो फाइनेंस कर रहे हैं उसको आप कवर करने के लिए आप अपनी ओर से क्या ऑफ़र कर रहे हैं हमें एक कोलेटरल के रूप में। जैसे मान लो आपका प्लांट एंड मशीनरी है, या आपका घर है, या कोई ज़मीन जायदाद है, उसको आप कर रहे हो क्या ऑफ़र हमारे लिए। अगर ज़रूरी है तो, नहीं है ज़रूरी तो दूसरे तरीके हैं बैंक के पास, नहीं है ज़रूरी दूसरे तरीके बैंक के पास फाइनेंस करने के लिए। लेकिन बैंक आपको जाने नहीं देगा, फाइनेंस करेगा। दिक्कतें आती हैं, शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी कि बैंक को हमेशा ये डर लगता था कि यार वो ये वाइबल नहीं है, इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, पैसा कहाँ जाएगा। फिर हम लोग को याद है कि एक बार हम लोग के बैंकों के चेयरमैन के उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि बैंकिंग को आप लोग ये मत समझिए, बैंकिंग आपकी एक सोशल सर्विस है जी। जो जब सोशल सर्विस वाला वर्ड बोला तो हम लोग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। उन्होंने कहा सोशल सर्विस है, आप ये भूल जाइए कि हम इस व्यक्ति को 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो ये डूब जाएंगे, हमें उसे उठाने का काम कर। आप ये सोचिए कि उसको 5 लाख दे के आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। गवर्नमेंट गरीब नहीं है, उसका 5 लाख डूब जाएगा, डूब जाने दीजिए। 100 लोगों के 5 लाख थोड़ी डूबेंगे, 95 लोगों के तो 5 लाख आएंगे वापस, 5 के डूब जाएंगे, डूब जाने दीजिए। इट्स ए काइंड ऑफ सोशल सर्विस। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, बैंक आपको वो करेगा। फिर बैंक आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या तैयारी की है, तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारी ये इतना होमवर्क हम कर चुके हैं, इतना हमारा पेपर वर्क हो चुका है। फिर बैंक को यदि लगेगा
कि आपको कुछ एक्सपर्ट एडवाइस भी चाहिए, तो बैंक आपको डायरेक्ट करेगा कि हमारी इस एजेंसी से आप बात कर लीजिए, जो आपके स्टार्टअप के लिए आपको एडवाइस देंगे, स्पेशल एडवाइस देंगे, स्पेशल सर्विसेज देंगे, ताकि आप कहीं गलती ना कर जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कोई काम करना है, पहले लोग कर लेते थे, समझ में नहीं आता था कैसे करना है। अब आज के तारीख में बैंकिंग ने इतना अच्छा कर दिया है कि आप तो पेपर अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम आपको पूरी मदद करेंगे कि इस व्यक्ति से ये पूछ लीजिए, इस व्यक्ति से ये पूछ लीजिए, इस व्यक्ति से ये पूछ लीजिए, एंड गो अहेड। यानी बैंक सर वित्तीय सेवाओं के साथ साथ सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। सब कुछ। एक अपना डीपीआर बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, डिटेल्ड बिजनेस प्रपोजल जो है उसको लेके जाएं, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेके जाएं। इसके अलावा मान लो इसके अलावा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके गए हो, सारे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं सब हैं आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है आपको जी, और डर भी है। तो फिर बैंक ये दिखता है कि एक और तरीका है बैंक का, मैं आप बताना चाहता हूँ लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट ने अपनी स्कीमें बना दी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कहलाती हैं वो। जैसे मुद्रा लोन क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, मुद्रा लोन क्या है, PMEGP क्या है, ये बैंक ने इसलिए बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और RBI ने, कि उन लोगों के लिए है जिनको 20 लाख भी चाहिए, 50 लाख भी चाहिए, लेकिन उनका कुछ है नहीं, तो वो कहते हैं डोंट वरी। यानी सर कोलेट्रल ना भी हो तो नॉन कोलेट्रल या कोलेट्रल फ्री भी बैंकिंग हम आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में कवर करेंगे, उस पर कम ब्याज लगेगा, अगर सब्सिडी है उसमें सब्सिडी भी देंगे, एंड फॉरगेट, आपका काम नहीं भी चलेगा तो चिंता नहीं है, बैंक एक सोशल सर्विस कर रहा है, 100 में से 90 लोगों का पैसा आएगा, 10 का नहीं आया कोई बात नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल सर्विस, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या सुधार सरकार को करने चाहिए, चाहे वो रेगुलेटरी मेजर्स हों या कुछ और हों, क्योंकि एक ये माइंडसेट है, कॉमन माइंडसेट है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं, बैंक्स थोड़ा सा पीछे हटते हैं स्टार्टअप्स को फंड करने में। तो बैंकों को अपने दृष्टिकोण में क्या बदलाव करना चाहिए और क्या क्या सुधार आने चाहिए सर बैंकिंग सेक्टर में, जिससे स्टार्टअप्स को फंडिंग ईजी हो पाए? हाँ, ये एक्चुअली ये बात जो है कुछ समय पहले तक ये प्रॉब्लम थी, कुछ समय पहले तक प्रॉब्लम थी, जब स्टार्टअप तेज़ी से आ रहे थे तो बैंक थोड़ा सा घबरा रहे थे कि ये पैसा हमारा बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो फंस जाएगा ये, तो वेंचर कैपिटल वाले आए, एंजल फाइनेंस वाले आए, ये पहले की प्रॉब्लम थी बैंक को। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ऐसे अब नहीं चलेगा काम, यदि हम केवल अपनी तिजोरी को छुपा के रखेंगे, कि ताला ही नहीं खोलेंगे उसका, हम थोड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा आदमी। तो फिर RBI ने टाइम टू टाइम हम लोगों को ये सूचनाएं दी, इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं, थोड़ा आप आगे बढ़िए, घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। और उसके बाद ये इसलिए तो आए वेंचर कैपिटल वाले और ये एंजल वाले, इसीलिए आए, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बना के बैठ गया, स्टार्टअप लेके बैठ गया और वो चल निकला उसका स्टार्टअप, लेकिन अब उसको बैंक से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपको 2 करोड़ चाहिए ना, जो वेंचर कैपिटल वाले हैं वो फर्म जो है वो कहते हैं 2 करोड़ चाहिए, हम देंगे। नॉर्मली वो इक्विटी बेस देते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि उन्होंने कहा हम 2 करोड़ रुपये आपको दे रहे, आपको सर्विसेज भी देंगे, आपको एडवाइस भी देंगे, लेकिन हमें इक्विटी चाहिए। अब इक्विटी, लोग पूछेंगे इक्विटी क्या होती है, आम आदमी को नहीं पता इक्विटी क्या होती है। इक्विटी मतलब 1% का वो पार्टनरशिप कर लेंगे आपसे, कि आपकी, उन्होंने कहा कि हमने आपको 2 करोड़ दिया, आपका 5% के हम पार्टनर बन गए, आपकी जो इनकम होगी 5% आप हमें दीजिएगा, अदर देन हमारे फाइनेंस के अलावा। इक्विटी बेस वो करने लगे, वो अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा। उसके बाद जो एंजल फाइनेंस वाले हैं, एंजल वाले हैं, वो कुछ बड़े हाई लेवल, हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, जो ये देखते हैं कि कोई बड़ा स्टार्टअप आ गया है, तो वो देखते हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसको यदि 150 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो ये शायद बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, तो दे ऑफर देयर सर्विसेज,
वो अपने पर्सनल फंड्स में से देते हैं। टाटा बहुत करता फाइनेंस इन लोगों को, अडानी करता, बिरला करता, रिलायंस करता, सभी लोग करते हैं इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को करते हैं। तो इसीलिए करते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, इससे आपको दिक्कत ना हो कोई। आजकल तो आपको याद होगा कि टेलीविज़न में बेहतरीन प्रोग्राम आने लगे इसके। जी, जहाँ स्टूडेंट्स अपने जो हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम उद्यमी टेलीविज़न में आने लगे हैं कि आप स्टार्टअप यदि चालू करने वाले हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आपके मन में कुछ है या आप कुछ कर चुके हो, तो उन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में अब उनकी वेबसाइट से, उनकी साइट में आप वहाँ जाइए उनके पास, दे विल हेल्प यू। वो आपको पैसे भी देंगे, आपको सर्विसेज भी देंगे, आपको एडवाइस भी करेंगे, आपका रिस्क भी कवर करेंगे। वो वही लोग हैं जो एंजल फाइनेंस और इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि आज के तारीख में अब ये समस्या भी नहीं है। आज की तारीख में समस्या आप ये समझ लीजिए कि आपके पास समस्या कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप करिए। तो बैंक तैयार बैठे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी तैयार बैठी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग के लिए भी बैंक भी बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। अभी आप उनकी रिपोर्ट देखिए, हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट बैंक ले रहा है। अभी आरबीआई ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया, तो ब्याज दर भी कम हो गई है। एक ज़माने में 16-18% ब्याज लगता था, लोग परेशान हो जाते हैं। आज तो 7-8% ब्याज मिल जाता है। तो अब बैंकिंग से वो स्टार्टअप के लिए प्रॉब्लम नहीं है जो आपने पूछा हमसे, अब नहीं है वो प्रॉब्लम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इस परिचर्चा से मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि जो हमारे श्रोतागण हैं और विशेषकर जो कि हमारे देश के भावी उद्यमी बनने वाले हैं, उनका जो बैंकों को लेके एक सोच है या जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हुआ होगा और वो ये ज़रूर समझ गए होंगे कि कौन कौन से कागज़ों को तैयार करके, कैसे अपने डीपीआर को तैयार करके वो बैंक के पास जा सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या चुनौतियां हैं जो उनके सामने आ सकती हैं। तो उन्हें ये इसका ज्ञान हो चुका है, तो वो उसकी पूरी तैयारी के साथ ही अब बैंक या तो वित्तीय मैं संस्थान के बीच पास में जाएंगे। एक सेकंड और ले रहा जी। हूँ आपसे कि मैं यही कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कि बैंक आपके जेब में है, आपके मोबाइल में है बैंक। अगर आपको बैंक नहीं जाना, ये पॉइंट मैं बोल नहीं पाया अभी तक, आपको बैंक नहीं जाना, आप नहीं जाइए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल, डिजिटल टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल डिजिटल है सब मामला, आप ऑनलाइन जी, अप्लाई करिए, ऑनलाइन उनकी टर्म्स कंडीशन फुलफिल करिए, आपको ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा आपका लोन। हाँ जी, ब्रांच जाने की भी ज़रूरत है ना, इतना भी नहीं है ज़रूरत आपको, इतनी सुविधा है कि आप केवल इनिशिएशन आपका चाहिए। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मान के चलती हूँ कि हमारे श्रोतागण आपके इस परिचर्चा से, हमारी इस परिचर्चा से बहुत लाभान्वित हुए होंगे और हमारा जो उद्यमिता नाम का मूक प्रोग्राम चल रहा है, उसके इस विशेष सत्र से जो हमारे लर्नर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो जल्द ही खुद को जॉब प्रोवाइडर बनाएंगे, ना कि जॉब सीकर। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।